Hello everyone. In this video, we will discuss the second primary effect that we have, size. साइज़। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जो साइज़ वाला फैक्टर है, ये हम कब यूज़ करेंगे? ये हम यूज़ करेंगे इन केस ऑफ कॉलम। कॉलम के केस में हमने इसको यूज़ करना है और वी कैन से दैट कि भाई इसको हम यूज़ करेंगे डाउन द ग्रुप। ठीक है, हम कॉलम के केस में या फिर डाउन द ग्रुप के केस में कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है, राइट? तो हम देखते हैं किस तरह से हम साइज़ का कॉन्सेप्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए यूज़ करेंगे डाउन द ग्रुप में। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास है लेट्स से HF और लेट्स से वी हैव HCl, उसके बाद हमारे पास है HBr और हमारे पास है HI, इस तरीके से, राइट? अब हमें पता है एक चीज़, जो हाइड्रोजन है, ये देखो हाइड्रोजन तो यहाँ पर सभी में कॉमन है, ये हाइड्रोजन सभी केस में कॉमन है इस तरीके से। बट अगर हम बात करें हेलोजन्स की, तो यहाँ पर हेलोजन जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ पर कौन था? यहाँ पर था आपके पास फ्लोरीन, यहाँ पर हो गया क्लोरीन, राइट? यहाँ पर हो गया आपके पास ब्रोमीन और यहाँ पर हो गया आपके पास आयोडीन, इस तरीके से। बट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जो साइज़ वाला फैक्टर है, साइज़ वो क्या कर रहा है आपके पास? साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके से, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज़ करेगी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ये देखो ये लंबा बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी होगा, है ना? हाइड्रोजन आयोडीन के बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू दिस, एज़ कम्पेयर टू दिस एंड एज़ कम्पेयर टू दिस। तो अगर हमने किया इसको, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया, हम जो है ये प्राइमरी इफेक्ट जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज़, इसका हम यूज़ करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, राइट? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एसिड की, कल भी हमने जाना एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या करे, जो हमारे पास H पॉजिटिव दे, राइट? इस तरीके से H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, और साथ में एक अनायन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इस केस में यहाँ पर F नेगेटिव हो गया, यहाँ पर Cl नेगेटिव हो गया, यहाँ पर आपके पास Br नेगेटिव हो गया और यहाँ पर हमारे पास I नेगेटिव हो गया, इस तरीके से, राइट? तो हमने बोला था कि भाई जो स्पीशीज़ H पॉजिटिव आयन देती है और जो अनायन बन रहा है वो अनायन अगर स्टेबल है ना, तो वो क्या हो जाता है आपके पास, अच्छा एसिड माना जाता है जनरली, राइट? तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कि भाई कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो वो हम बता पाएंगे अनायन की स्टेबिलिटी के बेस पे। अगर आप देखें फ्लोरीन को, नो डाउट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर स्टेबलाइज करता है। बट ऑन द सेम टाइम जो आपका फ्लोरीन है, इसका जो साइज़ है ना, साइज़ वो कैसा है, कम है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन, इस तरीके से। बट अगर हम अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करें यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, जो फ्लोरीन है आपके पास, इसके पास ऑलरेडी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है? अब बाहर से और इलेक्ट्रॉन आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और आ चुका है और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये छोटा जैसा साइज़ था इसका, ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, ऊपर से बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था, ये बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आया है, इसके बीच और जो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, इनके बीच यहाँ पर होता है रिपल्शन, ठीक है? रिपल्शन मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम देखिए छोटे जैसे वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से चार्ज डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर होता है रिपल्शन। रिपल्शन ऑलवेज कॉज अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, यानी कि जो हम बोल रहे थे कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू अगर हम चेक करें कि भाई फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, बट वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जिस वजह से रिपल्शन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इट कॉज अनस्टेबिलिटी, राइट? बट इन केस ऑफ आयोडीन हमें पता है ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। अब बाहर से अगर एक इलेक्ट्रॉन आ भी जाए, क्योंकि यहाँ पर साइज़ बड़ा होने की वजह से प्रॉपर जो है प्लेस मिल जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, वहाँ यहाँ पर उतना जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा नहीं, और कंपैरेटिव टू फ्लोरीन, ये एफ नेगेटिव, ये जो आई नेगेटिव होगा, ये थोड़ा स्टेबल होगा, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो अनायन है ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। और हमने कल देखा था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है
एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to anion stability, anion stability, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जो अनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा। तो मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ थी, अगर मैं बात करता हूँ डाउन द ग्रुप अगर मैं चला, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हो गई इंक्रीज, राइट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई डाउन द ग्रुप चलने पर। तो हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं, जो HF है, ठीक है, मतलब अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताऊँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर विल बी HF, देन HCl, HBr, सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो होगा HI। सो दिस विल बी द ऑर्डर। और ये हमने कैसे एक्सप्लेन किया, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, राइट। तो ये है सारा कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब यूज़ करनी है और साइज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कब यूज़ करना है। सो नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी इफेक्ट्स। अब हमारे पास है जी सेकेंडरी इफेक्ट्स। सेकेंडरी इफेक्ट्स, और आपको पता है इन इफेक्ट्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक इफेक्ट भी, ऑर्गेनिक इफेक्ट्स, राइट। अगर हम बात करें सेकेंडरी इफेक्ट्स की, तो हमने ये जाना था कि भाई जो सेकेंडरी इफेक्ट्स है आपके पास वो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले जो हम सेकेंडरी इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। चलो जी, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं, कौन कौन से इंडक्टिव इफेक्ट जो ग्रुप है वो कौन कौन से आपके हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, याद रखना इस चीज़ को। चलो पहले देखते हैं ये होता क्या एक्चुअली। जो इंडक्टिव इफेक्ट है आपके पास, let us understand it with the help of example. Let us take an example of CH3, CH2, 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 let's say Cl over here. अब हमें पता है because of electronegativity difference, because of electronegativity difference this bond is polar, right? हमें पता है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही होती है। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्लोरीन इनको अपनी ओर खींचेगा। जब ये अपनी ओर खींचेगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ना रहने की बजाय यहाँ पे हो जाएगी। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जिसकी ओर जाता है उस पर आता है पार्शियल नेगेटिव, राइट। और यहाँ पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। याद रखना, पॉजिटिव जब भी कभी आप देखें ऑर्गेनिक में, जब भी आपको कहीं पॉजिटिव चार्ज दिखे ना, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, ये वाला जो बॉन्ड था वो ऑलरेडी पोलर है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि इस कार्बन पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, राइट। और हमें पता है इन दोनों के बीच, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है, इन दोनों कार्बन के बीच जो है, जो ये बॉन्ड्स है, ये मतलब जो ये बॉन्ड बना होगा कब, जब इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अभी बीच में हो गए बिल्कुल ऐसे करके। बट जैसे ही यहाँ पर इस कार्बन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसकी ओर आगे होंगे थोड़े, जैसे उतने तो नहीं आ पाएंगे जितने यहाँ पर आए होंगे, है ना, इस बॉन्ड पे आए होंगे, बट थोड़े तो आ जाएगी जी। जब थोड़े ये यहाँ इसकी ओर आ जाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। नो डाउट जब जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है ये उतना नहीं होगा जितना यहाँ पर होगा, राइट। अब सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी ओर, तो इस कार्बन पे भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ये भी थोड़ा कम होगा इसके मुकाबले, राइट। सेम ये वाला जो कार्बन है इस पे भी आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये भी खींचेगा इससे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये वाला जो बॉन्ड था ये था पोलर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब एक बॉन्ड में पोलैरिटी होने की वजह से ना, जो ये बाकी बॉन्ड्स है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इसमें भी आ गई पोलैरिटी, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया आपके पास पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इन वन बॉन्ड, वन बॉन्ड इंड्यूस्ड, इंड्यूस पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इन अदर बॉन्ड, इन अदर बॉन्ड्स, इसी को बोलते हैं हम क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। पोलराइजेशन का मतलब है जी सेपरेशन ऑफ चार्जेस, याद रखना, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, राइट। तो एक बॉन्ड में ये जो पोलराइजेशन आई थी ये किस वजह से आई थी, ये आई थी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो याद रखना जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिपेंड हो करता है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो कुछ एक पॉइंट्स जो है हमारे को पता होने चाहिए। जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला पॉइंट।
ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट। क्यों ये परमानेंट इफेक्ट है? जो ये इलेक्ट्रॉन है ना जी, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये परमानेंटली इस कार्बन की ओर, सॉरी क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए इधर आ गए उसके बाद वापसी अपनी जगह पे चले गए, नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ परमानेंट इफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें जी, ये अगर आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये एप्लीकेबल या फिर ये ऑपरेट होता है सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में। तो याद रखना, ऑपरेटेड थ्रू या ऑपरेटेड वाया, ऑपरेटेड वाया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड में ये नहीं एप्लीकेबल होता, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट क्यों डिस्टेंस डिपेंडेंट है? ये चीज़ आपको पता है कि ये वाला जो बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड ये था आपके पास पोलर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इसमें पोलैरिटी होने की वजह से ये भी हो गया पोलर, ये भी हो गया पोलर, ये भी, मतलब यहाँ पर भी आपको पार्शियल पॉजिटिव दिखेगा, इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा। अब अगर हम बात करें ना कि भाई ये जो पार्शियल पॉजिटिव होगा वो ज़्यादा कहाँ होगा? ज़्यादा होगा जी यहाँ पर। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना जी, ये भी उतना ज़्यादा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी थी कि जो क्लोरीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ज़्यादा खींचता है अपनी ओर, जिस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा, तो ये भी खींचेगा। अब ये उतना नहीं खींच पाता जितना ये खींचता है, याद रखना। सिमिलरली आगे वाला ये उतना नहीं खींच पाएगा जितना ये खींचता है। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट घटता है, याद रखना है ना, कि भाई एज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, एज डिस्टेंस इंक्रीजेज जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है इट डिक्रीजेज। दैट्स वाई इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए जनरली, राइट। तो अब हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है हमारे पास, ये दो टाइप में जो है हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि दो टाइप के आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट हो सकते हैं। पहला है आपका प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है आपके पास माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। जो प्लस आई इफेक्ट है इसको क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट है इसको क्या बोलते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। जो प्लस आई इफेक्ट है इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं, याद रखना ये चीज़। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट एक, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट भी इसे कहा जाता है। और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन सीकिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, मतलब प्लस आई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होती है कि भाई प्लस आई को इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोलना है कि माइनस आई को। ठीक है, तो हम अगर बात करें इसको, आप कैसे जो है याद रख सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। मान लो आप गए बैंक, आपने क्या किया, कैश जो है डोनेट किया, राइट। आपने जो है कैश विड्रॉ किया फॉर एग्जांपल। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लो आप गए बैंक, राइट। बैंक से आपने कैश किया विड्रॉ। जब आप बैंक से कैश को करोगे विड्रॉ तो आपके जो अकाउंट है उससे जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि भाई विड्रॉ से हमारे अकाउंट में कैश जो है माइनस हो जाता है, दैट्स वाई माइनस इफेक्ट। और जब आप जाते हैं बैंक, वहाँ पर अपने जो अमाउंट है उसको डोनेट करते हैं, अपने बैंक में अकाउंट में जो है सेव करते हैं, डोनेट करते हैं, तो उस वक्त आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो दैट्स वाई प्लस आई इफेक्ट, ऐसे करके आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्लस आई इफेक्ट है इनको कौन शो करता है, ठीक है, किसके कैसे होता है, किस द्वारा ये होता है, तो याद रखना ऑपरेटेड, ये जो होता है आपका ऑपरेटेड थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, वी कैन से दैट। ऑन द अदर हैंड ये क्या हो गया आपके ऑपरेटेड थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, तो वन बाय वन जो है हम ये चीज़ देखेंगे पहले, उसके बाद ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। चलो जी, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया ये चीज़ कि भाई ये हम ऑपरेटेड बाय है ना, ये जो होता है ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। नेक्स्ट
अगर हम बात करें कौन-कौन ये शो करता है, वो चीज़ हम देखेंगे। बट पहले आप एक चीज़ याद रखना, जितने भी आपके पास अनायंस है ना, सारे के सारे अनायंस जो है प्लस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं। एक चीज़, जितने भी मेटल्स होंगे, ऑल मेटल्स दे विल आल्सो शो प्लस आई इफ़ेक्ट। क्यों? आपको पता है मेटल किस लिए जाने जाते हैं? मान लो ये है CH3, ये लिथियम है। जो मेटल है ना, वो जाने जाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, है ना? मेटल आर द सब्सटेंस व्हिच लूज़ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट? तो ऑल मेटल्स जो है ये भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमें पता है जितने भी सैचुरेटेड कार्बन है आपके पास, ऑल सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन आपको पता ही है कि क्या होता है सैचुरेटेड कार्बन? ऐसे कार्बन जिनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वो सारे के सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव CH3, ठीक है? मान लो CH3 ग्रुप पे लगा हुआ CH3 कहीं, ठीक है? CH2CH3, राइट? एंड ऑल अल्काइल ग्रुप वी कैन से दैट, जितने ऑल अल्काइल ग्रुप, अल्काइल अल्काइल ग्रुप्स, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो गए। अभी हम देखेंगे कि भाई क्यों जो है अल्काइल ग्रुप जो है CH3 ये क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, कि कौन-कौन से आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। तो अब हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफ़ेक्ट। डिफरेंट आपके ग्रुप्स हैं ना जी, प्लस आई इफ़ेक्ट का ऑर्डर क्या रहेगा उनके लिए, कि किस कौन जो है सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा ऐसे-ऐसे करके। तो मैंने आपको एक चीज़ बोला, जितने भी अनायंस हैं, अनायंस बोले तो जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो जिनमें, राइट? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जिसमें भी हुआ नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब होगा किसी के पास तो वो डोनेट ही होगा, राइट? डोनेट किया जा सकता है। तो याद रखना जी, जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है वो तो सारे के सारे इसी में आने वाले हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हम ऑर्डर की बात अगर हम करें, अगर कहीं दिखा आपको CH2 नेगेटिव ग्रुप, हमें पता है कि भाई CH3 होता है ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। बट अगर मैं क्या करूँ, ये है कुछ इस तरीके से CH3 ग्रुप, एक हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव यहाँ से भगा दूँ, तो ये बन जाता है CH2 नेगेटिव। तो यही है CH2 नेगेटिव, राइट? ये CH2 नेगेटिव हो गया। इसकी सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट वी है NH नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास होता है जी O नेगेटिव, राइट? देन वी हैव C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद अल्काइल ग्रुप, जितने भी अल्काइल ग्रुप, आर हम जो है जनरली डिनोट करते हैं अल्काइल ग्रुप्स के लिए, राइट? अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है? अब ये अल्काइल ग्रुप में आपके आ जाता है क्या? टर्शरी, फिर सेकेंडरी। अभी मैं समझाऊंगा ये चीज़ भी, ये समझेंगे हम अभी, राइट? पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं कि भाई इसकी जो है डोनेटिंग कैपेसिटी क्यों ज़्यादा है इससे, इसकी क्यों ज़्यादा है इससे। तो वो चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, हमें एक चीज़ पता है कि जो कार्बन है ये क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इन तीनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, जो बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर स्टेबलाइज कर सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये खींच के रखेगा इस नेगेटिव को अपनी ओर, और ये इजीली देगा नहीं, राइट? अब इसके हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताऊं यहाँ पर, ऑक्सीजन की ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। तो ये तो भाई खींच के रखेगा, ऑक्सीजन जो है खींच के रखेगा नेगेटिव चार्ज को, इजीली देगा नहीं। तो यहाँ पर डोनेटिंग जो एबिलिटी होगी वो किसकी हो जाएगी? कार्बन की ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये ईजिली डोनेट कर सकता है, राइट? तो इसकी ज़्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। अब हम बात करें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना जी, इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जा रहा है रेजोनेंस में इस तरीके से। तो नेक्स्ट जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है कुछ इस तरीके से, ये और डबल बॉन्ड O। अगर आप यहाँ पर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे ये बनता है। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ना जी, नेगेटिव जो है इसकी ओर आ रहा है, फिर ऐसे करके चलता रहता है। तो नेगेटिव थोड़ी देर के लिए इस कार्बन के ऊपर भी आता है, तो ये यहाँ से डोनेट कर सकता है इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। दैट्स वाई इट ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट? अब हम देखते हैं अल्काइल ग्रुप का, कि भाई जो अल्काइल ग्रुप है आपके पास उसमें टर्शरी ज़्यादा क्यों है, फिर सेकेंडरी क्यों है, फिर प्राइमरी क्यों है। तो वो चीज़ हम देखते हैं, उसको समझने के लिए जो है हमें इसे ड्रॉ करना पड़ेगा अलग अलग फॉर्म में। जैसे कि हमने एक चीज़ जानी अभी, कि जो टर्शरी वाला है अल्काइल ग्रुप वो ज़्यादा डोनेटिंग होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वाला, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वाला। ऐसा क्यों? इसको देखते हैं जी। आपको पता है टर्शरी कौन होता है? टर्शरी अल्काइल ग्रुप ये है ऐसा कार्बन, ऐसा अल्काइल ग्रुप जिसमें ये कार्बन है जी, ये फर्दर कितनों से जुड़ा हुआ है? ये फर्दर जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से। ऐसा कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम टर्शरी, और ये है आपके पास टर्शरी अल्काइल ग्रुप, राइट? अब मैं इसको थोड़ा-सा ओपन करके लिखूँगा, इसको हम ओपन करके लिखते हैं। ये है आपके पास हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर भी सेम हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर भी सेम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन,
राइट। अब बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, याद रखना अभी हम आगे पढ़ेंगे, अब जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा डोनेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तीन तीन ग्रुप है डोनेट करने वाले, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन से तो अनस्टेबिलिटी आती है, तो ये चाहता है कि ये क्या करेगा कि भाई चल कोई बात नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर देता हूँ किसी को। तो याद रखना इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी जो टर्शरी वाला है उसकी ज़्यादा होगी, राइट। अगर हम बात करें सेकेंडरी की, सेकेंडरी है आपके पास ये कार्बन, इधर भी कार्बन है, राइट, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और आपके पास प्राइमरी वन होगा ये है, लेट्स से यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये एक ऐसे करके। अब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन भी लिख लेता हूँ, ये सारे, ये है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हम यहाँ एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने हैं डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए, एक ये है और दूसरा ये है, दो। बट यहाँ पर कितने हैं जी, यहाँ पर सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर ज़्यादा डोनेशन होगी इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर ये देखो दो डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बट उतनी नहीं बढ़ पाएगी जितनी यहाँ बढ़ रही थी। यहाँ पे थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बिकॉज यहाँ पर कितने हैं आपको पता है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 1 हो गए। तो याद रखना जो टर्शरी वाला है वो ज़्यादा होगा डोनेटिंग उसकी एबिलिटी, और ये फिर सेकेंडरी वाला फिर प्राइमरी वाला। ये है टर्शरी, ये है आपका सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, ये है आपका प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, राइट। इतना ही नहीं है ना, इस लिस्ट को हम पूरी ही कर लेते हैं। यहाँ पर और भी आपके पास कुछ आते हैं। यहाँ पे आपके पास टेरिटियम होगा, उसके बाद ड्यूटेरियम होगा, उसके बाद प्रोटियम होगा। तो ये रहता है प्लस आई का ऑर्डर पूरा, यही है, इतने ही ग्रुप्स है, यही याद रखने हैं हमने बस। तो एक क्वेश्चन हम अगर करें, हमने क्या बताना है, हमने प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है, प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट बताना है किसमें, CT3, CD3 और CH3, ये तीनों अल्काइल ग्रुप्स है, राइट। ये तीनों अल्काइल ग्रुप्स है, इसमें बताना है। जहाँ पर टी क्या है, टेरिटियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, प्रोटियम ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर बताना है कि भाई किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो याद रखना जी, यहाँ पे जो ऑर्डर रहता है वो रहेगा ये। ऐसा क्यों? क्यों जो है टेरिटियम की ज़्यादा है, CT3 की ज़्यादा है डोनेटिंग एबिलिटी। इसका रीज़न है आपके पास जो इसका जो रीज़न वो क्या है आपका, जो ये टेरिटियम है ना जी, इसका मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। मास जो है इस आइसोटोप का ज़्यादा है। फिर इसका आपको पता है ना जी, जो हाइड्रो देखो आपके पास जो हाइड्रोजन है इसके कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक है आपके पास प्रोटियम, दूसरा है आपके पास ड्यूटेरियम, तीसरा है आपके पास टेरिटियम, राइट। इसको हम हाइड्रोजन करके भी लिखते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम ऐसे डी करके लिखते हैं, इसको हम टी करके लिखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें किस केस में, आपका जो प्रोटियम है, नंबर ऑफ, हम यहाँ पे प्रोटॉन देखते हैं, न्यूट्रॉन भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन देखते हैं। ज़रा क्या क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने हैं तीनों केस में। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, 1 है 1 है 1 है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोटॉन की इस केस में, यहाँ पर प्रोटॉन 1 है, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं आपके पास 2 है, यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ पर भी प्रोटॉन 1 है, यहाँ पर भी प्रोटॉन 1 है। बट जो न्यूट्रॉन है जी, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, ये जो ऊपर वाला होता है ये मास नंबर है, ये मास नंबर है, और नीचे वाला जो एटॉमिक नंबर है, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी आइसोटोप का, उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। बट जो हम न्यूट्रॉन निकालते हैं वो निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये मास नंबर है ऊपर वाला, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इस करके हमारे पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 - 1 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 2 - 1 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 3 - 1 दैट इज़ 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों रहते हैं न्यूक्लियस में, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो टोटल जो मास होता है एटम का वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे ही करता है डिपेंड। आपको ये चीज़ पता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास नेग्लिजिबल है, 9.1 × 10⁻³ kgs -31 kg, तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिस वजह से इसके मास को हम काउंट ही नहीं करते। अगर आपने पूरे एटम का मास बताना है तो जो टोटल मास है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो अगर आप बात करें टेरिटियम के केस में, तो जो टोटल जो मास होगा वो इसका टेरिटियम का ज़्यादा होगा, फिर आपका ड्यूटेरियम का होगा, फिर आपका प्रोटियम का होगा, राइट। क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, टेरिटियम जो है इसका मास ज़्यादा है। तो याद रखना अगर मास होगा अगर ज़्यादा, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है, बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें C और T के बीच की बॉन्ड लेंथ इतनी होगी, C और D के बीच की थोड़ी ज़्यादा होगी, C और H के बीच की और ज़्यादा होगी। और हमें एक चीज़ पता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। तो यहाँ पर ना जी, जो ये टेरिटियम है इनके बीच की बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी इसके पास खींचे चले आएंगे,
जल्दी इसके पास खींची चलाएगा, मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुँच जाएँगे। जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुँच जाएँगे तो ये डोनेट भी जल्दी कर लेगा, तो इसीलिए इसकी डोनेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, जिस वजह से ये उतना डोनेट नहीं कर पाएगा और यहाँ तो ज़्यादा ही टाइम लेगा ना। तो याद रखना यहाँ पर ये रहता है यहाँ रीज़न इसका। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।